तो आज का वीडियो पिछले वाले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने बात करी हुई थी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें थी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जिन स्ट्रक्चर का जिक्र आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन जो है 3D में मैं उसको नहीं दिखा पाया था आपको, और उसके पीछे का रीज़न है कि 3D में उतना वो नहीं था, वो स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ में आएंगी आपके, जैसे कि कुछ टर्म्स यूज़ में आएगा। जैसे आपके सामने एक मसल्स का नाम आएगा जिसका नाम होता है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम आपके सामने आ सकता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम आ सकता है। प्लूरा करके एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम आपके सामने आ सकता है। तो इसके पहले उन सब का नाम आपके सामने आए, हम जो है मेंशन कर लेते हैं इन सब के नाम के बारे में कि आखिर क्या होते हैं, कैसे इनको देखा जाए, क्या किया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब, पूरी बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन की, एक या फिर मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग की। जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग आज इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का या ब्रीथिंग का, वो कैसे होता है, स्पेशली ब्रीथिंग का। और मैंने आपको कहा था कि ब्रीथिंग वो चीज़ होती है जब हम लोग सांस को या गैस का एक्सचेंज नोज़ लंग्स के थ्रू करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बेसिकली ब्रीथिंग का नाम देते हैं, जिसमें आपकी सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो सेलुलर कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके का, तो एक तरीके से ब्रीथिंग मैकेनिज़्म को आपको समझना है कि कैसे ये हो रहा है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा लंग्स के और भी स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। जैसे कि मैंने आपको डायफ्राम के बारे में बताया ज़रूर था, बट डायफ्राम काम कैसे करता है ये नहीं बताया था। ये आपको बताया था कि डायफ्राम जो है वो हमारे लंग्स के नीचे ही मौजूद होता है। लेकिन कब हमारे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कब हमारा डायफ्राम रिलैक्स होता है, रिलैक्स किस स्टेज में होगा और कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज में होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात बन जाती है। रीज़न ये होता है क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारे लिए क्या अनकंफर्टेबल है। सांस को बाहर निकालना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है या सांस लेना हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। हमारी लंग्स चाहती क्या है, सांस को बाहर निकालना चाहती है या फिर सांस को अंदर लेना चाहती है। तो इसका जवाब मिलेगा यहाँ से, इस बात से कि जो डायफ्राम होती है, जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब कि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हट जाती है, मतलब नॉर्मल पोजीशन से वो थोड़ा सा बदल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे डायफ्राम के ऊपर नीचे की तरफ एक प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी डायफ्राम इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जो सर्कुलर रहती है थोड़ा सा, वो बिल्कुल थोड़ा सीधी हो जाती है। तो कहने का मतलब हमारी डायफ्राम पे प्रेशर पड़ा। जैसे मान लो कि ये हमारा, ये जैसे ये है ना, ये, अब मान लो जैसे ये हमारा डायफ्राम ऐसे ऐसे रहना इसको अच्छा लगता है इस तरीके से, और इसके ऊपर कोई एक प्रेशर पड़ रहा है अगर इसके इस तरफ पे, तो जाहिर तौर पे प्रेशर पड़ने से क्या होता है, प्रेशर पड़ने से ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा कि नहीं, लेकिन नीचे की तरफ आएगा तो, लेकिन प्रेशर जैसे ही हटेगा फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम अनकंफर्टेबल हो जाता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो नॉर्मल पोजीशन में आना चाहता है। किस पोजीशन में आना चाहिए? नॉर्मल। और नॉर्मल पोजीशन में वो तब आएगा ना जब सांस बाहर जाएगी, और सांस बाहर जाने के लिए एक्सहेलेशन लगता है। मतलब कि जब हमारा डायफ्राम पे, जब हम लोग गैस लेते हैं या फिर जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो डायफ्राम प्रेशर क्रिएट करता है एक, जो इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। हमेशा डायफ्राम क्या काम करता है, लंग्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा। क्या करने के लिए? एक्सहेलेशन करने के लिए, ताकि वो अपने रिलैक्स स्टेज में आ जाए। क्योंकि जब ये ऊपर हो जाएगा तभी ये रिलैक्स स्टेज में आएगा। तो इनहेलेशन जो होता है वो हमारे डायफ्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, मतलब उस समय हमारी डायफ्राम अनकंफर्टेबल होती है। बट एक्सहेलेशन के बाद हमारी डायफ्राम अपने नॉर्मल या रिलैक्स स्टेज में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस समय हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं उस समय हमारे लंग्स की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, और हमारा डायफ्राम
एक नॉर्मल स्टेज में होता है। बट अगर मैं बात करूँ तो खाली वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि गैसेस सारी बाहर चली गई होती हैं। तो क्या समझे इससे? यहाँ पे आपको मैंने डायफ्राम के बारे में बताया, डायफ्राम कैसे काम करता है मैंने इसके बारे में आपको बताया। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो जाहिर तौर पे जो हमारी जो गैस है वो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ होगा। जाहिर तौर पे गैस अंदर आया है तो शेप बढ़ेगा, और जब शेप बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ इसको पुश करते हैं। किसकी तरफ? नीचे की तरफ। मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ इसको पुश करते हैं। जब ये नीचे की तरफ इसको पुश करते हैं तो डायफ्राम अनकंफर्टेबल हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हर दफ़े सिकुड़ना नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर, जैसे रबड़ है ना, रबड़ अगर हम लोग रबड़ को खींचेंगे तो रबड़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रबड़ अपने नॉर्मल पोजीशन में आना चाहेगा। रिलैक्स पोजीशन क्या है? रबड़ को छोड़ दो, रबड़ जिस शेप का हो जाए वो उसका नॉर्मल पोजीशन है। पर फिर से रबड़ को खींच लो, इसका मतलब वो एब नॉर्मल कंडीशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है। बात समझ में आई सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई जब हम लोग सांस इनहेल करते हैं, क्या करते हैं? इनहेल करते हैं तो जो रिप्स केज होता है, जो रिप्स होता है, जो ये रिप्स केज होता है, जो हड्डियाँ होती हैं रिप्स की, जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, बीच में कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम। जो जुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं ना, वो मेरे भाई वो भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं साइज़ में। और इनके बढ़ने के साइज़ के पीछे रीज़न होता है हार्ट में पाई जाने वाली इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो दो चीज़ें, पहली चीज़, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा जो रिब केज होता है, मतलब जो हड्डियों का बना एक ढांचा होता है, वो बढ़ जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज़ क्या हो रही? डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आना चाहता है। रिब्स थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं, मतलब रिब्स थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन करते हैं, मतलब सांस को सॉरी, रिब्स थोड़ा नीचे की तरफ आती, सॉरी मैं कह रहा हूँ रिब्स ऊपर की तरफ, रिब्स थोड़ा नीचे की तरफ आती है, हार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। और रिब्स अगर आप देखें तो रिब्स की पोजीशन कुछ नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ का साइज़ बढ़ता है, ये एरो का मतलब है साइज़ आपका बढ़ रहा है, गैसेज आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमने सांस को बाहर छोड़ा, रिब्स जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है। नो डाउट कि रिब्स की जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ेगी, बट अगर मैं इसकी तरफ बात करूँ, जो इसका शेप है वो थोड़ा सा इस एंगल का है, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल थोड़ा, तो रिब्स का शेप आप कब इंक्रीज होता है? कब? जब हम लोग सांस को इनहेल करते हैं। और डिक्रीज कब होता है? जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। तो रिब्स केज स्मॉलर हो जाता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। और रिब्स की जो मसल्स होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, वो भी रिलैक्स हो जाती है। तो जब सांस लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल, क्या क्या चीज़, फिर से ध्यान देना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स, इसका नाम याद रखना, अभी आगे आपको पढ़ाना है। इंटरकॉस्टल मसल्स नंबर एक। दूसरा चीज़ रिब केज, इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्स हो जाती है। जब सांस लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि भाई मसल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, तो वो भी क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, प्लस दूसरा मैंने क्या बताया? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको कहा कि हमारा जो रिब्स है वो एक्सपैंड हो जाता है। रिब्स क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। ये तीन प्रोसेस इनहेलेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके इंटरकॉस्टल मसल्स की। आइए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप स्ट्रक्चर्स को देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। जितनी बातें मैंने अभी बताई समझ में आया? अमीशा और वो बताओ क्या नाम है, प्रियांशी, तुम भी बताओ। अमीशा, प्रियांशी बताओ, समझ में आया जितनी बात मैंने बताई? जहाँ पे प्रॉब्लम होगी पूछना, ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे अब एक तरफ मैंने, देखो यहाँ पे जो लंग्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है ना, वो एक तरफ लंग्स पूरे मसल के साथ में है और एक बार मसल्स को उचाड़ दिया गया है, मतलब मसल्स को दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने आपको केवल मसल्स को बताने के लिए ही बताया है, जिससे आपके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे कि मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स दरअसल होती क्या है। अब अगर आप देखिए तो ये अगल बगल हमारी रिब्स होती है, क्या होती है? रिब्स होती है।
रिब्स, और रिब्स से ही जुड़ी हुई, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रिब्स से ही जुड़ी हुई, इसी रिब्स से जुड़ी हुई हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। आपने जब टिश्यू पढ़ा होगा तो टिश्यू में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हो टेंडन। क्या बोलते हो? टेंडन बोलते हो। एक लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, और एक टेंडन होता है जो हमारे बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो हमारी रिब्स से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमारा इंटरकॉस्टल मसल साइज में बढ़ेगा तो रिब्स भी साइज में बढ़ेगी। यही मैंने बताया था ना अभी, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल साइज में है, तो अगर फेफड़ा जो है, अगर हमारा फेफड़ा जो है वो साइज में बढ़ेगा तो इंटरकॉस्टल मसल भी बढ़ेगा, और अगर इंटरकॉस्टल मसल्स बढ़ेगा तो हमारा रिब्स भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। देखिए यहाँ पे अगला डायग्राम, देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखते चलेंगे, समझ में आएगा। देखिए कैसे ये जुड़े होते हैं। ये डायग्राम बहुत सुंदर है, आप देखिए। ये हमारे लंग्स की वॉल है। आपको पता है कि हमारी जो लंग्स होती है वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे इच्छानुसार काम नहीं करता है, वो ऑटोनॉमस होता है और हमारे ब्रेन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो लंग्स के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो हमारे इच्छानुसार काम करती। हाँ, नो डाउट हम सांस को अंदर बाहर ले सकते हैं, बट हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का मतलब हम सांस को रोक नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो कुल मिला के ये चीज़ें हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप लंग्स की लेयर को देखें, ये एक लंग्स है, इसकी लेयर को अगर आप देखें तो ये जो आपको येलो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बोन है। क्या है? बोन। बोन मतलब रिब्स होती है। और देखिए रिब्स से ही जुड़ा हुआ जो डार्क रेड कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डार्क रेड कलर वाला क्या है? ये है हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन होता है? प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे, अब देखो ये हो गया हमारा रिब्स। ठीक है, और रिब्स से जुड़ा हुआ इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, क्लियर? रिब्स से जुड़ा हुआ इंटरकॉस्टल, और इंटरकॉस्टल मसल्स के जस्ट अंदर की तरफ, इंटरकॉस्टल मसल जस्ट अंदर की तरफ हमारा शुरू हो जाता है लंग्स। क्या शुरू हो जाता है? लंग्स। तो लंग्स की जो पहली लेयर होती है जो इंटरकॉस्टल मसल की तरफ होती है उसका नाम होता है पैराइटल प्लूरा। लंग्स की पहली जो लेयर होती है जो इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ होती है वो पैराइटल प्लूरा होती है, और जो दूसरी लेयर होती है लंग्स की उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 लेयर होती है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड। ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए लंग्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्लियर? ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या आता है? देखो ध्यान देना, रिब्स होता है। रिब्स से जो कौन जुड़ा होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरा। ठीक है, इसको याद में रखना है। ओके, ये आपका डायग्राम जो मैंने आपको बताया, और ये जो पूरा रीजन होता है, इस पूरे जो जहाँ तक पूरा बोन होता है, इस पूरे रीजन को हम लोग थोरैकिक केज कहते हैं। क्या कहते हैं? केज मतलब पता ही है आपको, केज मतलब पिजड़ा होता है। तो ये जो आपका रिब्स होता है ना, ये रिब्स बिल्कुल आपका इंटरकॉस्टल मसल से जुड़ा होता है, और इंटरकॉस्टल मसल्स अच्छी खासी मजबूत होती हैं। अगर आपको जानना है तो आपको पता है कि लोग जब जिम वगैरह जाते हैं तो चेस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो अगर उनकी बॉडी में फैट्स ना हो, चेस्ट पे अगर फैट्स ना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे बोन्स भी है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी हार्ट को बाहर की किसी भी चीज़ से, है ना। क्योंकि अगर इंटरकॉस्टल्स मसल्स ना हो तो लंग्स डैमेज होने का डर है बोन्स से टकरा करके। तो इंटरकॉस्टल मसल्स इसको टाइटली पैक्ड रखता है साथ में, जिससे कि प्रेशर क्रिएट होना और रिब्स में मूवमेंट होना अच्छा हो जाता है। हाँ, बीच की जो कैविटी होती है इसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम लोग प्लूरल कैविटी का नाम देते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है इंटरकॉस्टल मसल सबको? आगे बढ़ा जाए। इंटरकॉस्टल मसल समझ में आ गया ना, रिब्स से जुड़ी हुई होती है। बस इंटरकॉस्टल मसल का जिक्र होगा तो इसीलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं।
आज का डायग्राम थोड़ा अच्छा भी दिखाई देगा क्योंकि मैंने क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की हुई है। फंसे ना बस, क्योंकि मैंने क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ करी हुई है मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी धुंधला हो जाता था 480 पिक्सल पे भी, तो इसलिए आज थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, बट देखते हैं कितना होता है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी स्ट्रक्चर्स आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे ये आपका इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम और भी है। इंटरकॉस्टल मसल, देखो ये इंटरकॉस्टल मसल भी 3 तरह के होते हैं। देखो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था अंशिका वर्तिका लोगों को, तो वही स्लाइड है ये, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर की जो लेयर होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, 3 मसल से मिलके बनी होती हैं। इंटरकॉस्टल मसल भी 3 मसल से बनी होती हैं। एक्सटर्नल वाला जो बिल्कुल बोन से जुड़ा हुआ है, इंटरनल वाला जो ये भी बोन से जुड़ा, तीसरा वाला जो है वो अंदर की तरफ होता है जिसको इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल कहते हैं, जो लंग्स की तरफ होता है। तो कोई अंतर नहीं है, आप इसको अच्छी तरह जानते हो। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल और एक इनर मोस्ट होता है। ठीक है, 3 लेयर्स आपकी हैं। यहाँ पे सेक्शन को काट करके दिखाया गया है तीनों लेयर के बारे में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लेविकल्स आप लोग जानते हो ना, जो ये हड्डी होती है जो आपकी ऐसे दिखती नहीं रहती यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये वाली जो इसके बगल बगल होती है एकदम, इसको क्लेविकल्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके सामने और भी अच्छा डायग्राम है और क्लियर हो जाएगा आपकी बात, बट वही डायग्राम है जो पहले आपको बताया जा चुका है। ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे ना, तो आपको एक रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, तो ये वाला इंटरनल वाला है, और ऑरेंज कलर वाला जो है वो आपका वो है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वाला है। और इनर मोस्ट वाला, दोनों ढके रहते हैं, तो इनर मोस्ट वाला हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इसलिए एनसीईआरटी की लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, बस थोड़ा सा समझना है, बस आपको हल्का फुल्का इमेजिनेशन करना है, बात क्लियर हो जाएगी। जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग मैंने कहा कि 2 प्रोसेस होती है। एक इंस्पायरेशन होती है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जब एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर आती है तो इस प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर आती है। अब बहुत दफ़े हमें लगता होगा कि यार हम सांस अंदर लेते हैं इसलिए अंदर आती है। तो ये बात बताओ, जब तुम सो जाते हो तब उस टाइम तो हम सांस नहीं लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये टोटली ऑपरेट होती है हमारे ब्रेन से। अभी आप रेगुलेशन पढ़ेंगे, आपने रेस्पिरेशन का तो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, ये किसके थ्रू होती हैं, ब्रेन के थ्रू होती हैं। ब्रेन ही वो पार्ट होता है जो आपके बॉडी के वॉल्यूम को बढ़ाता है, घटाता है, कब प्रेशर क्रिएट करना है, कब आपके मसल्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आपकी जो लंग्स है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है, और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री टिश्यू होती हैं। कैसी टिश्यू होती हैं? इनवॉलेंट्री नेचर की मसल्स होती हैं, मतलब ये टिश्यू जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, जिसके कारण ये सारी टिश्यूज़ जो हैं वो आपके बॉडी में ऐसी रोल प्ले करती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं होता, जो कि हम कंट्रोल जिनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना इंस्पायरेशन है, उसे बाहर कर देना, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और जब जो एल्वियोलाई में जो एयर आई है, अब एल्वियोलाई मैंने कल आपको बता दिया था पूरा ना, बढ़िया मस्त डायग्राम एक आपको बताया के दिखाया, बना के दिखाया हुआ था। मैंने क्या बोला हुआ था आपसे? मैंने कहा था कि भाई हमारा जो, मान लो ये एल्वियोलाई है, अब इस एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन मान लो बाहर से आई हुई है अभी, तो ये क्या करता है, और मान लो ये ब्लड है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो इसको क्या कर दिया जाता है, लंग्स के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब लंग्स से इसको बाहर कर देता है। वही कह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आउट लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये वाली लाइन, एक्सपायरेशन इज बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जब हमारे एल्वियोलाई से एयर को रिलीज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सपायरेशन का नाम देते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर, ये जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, अंदर आना बाहर जाना, ये हमारे कारण नहीं होता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। अब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जैसे कहीं पे प्रेशर ज़्यादा और कहीं पे प्रेशर कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट के बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है प्रेशर के बेसिस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि बहुत दफ़े लोग इसको उल्टा कर बैठते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें खेल बैठते हैं ना। ये जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं ये प्रेशर से हो रही हैं। किससे हो रही हैं? प्रेशर से। और प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ अमाउंट हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा लंग्स का जो मूवमेंट होता है, अंदर लेना बाहर देना, ये सब क्रिएट होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। और प्रेशर ग्रेडियंट किन के बीच में कंपैरिजन होता है प्रेशर का? लंग्स का और एटमॉस्फेयर का। क्योंकि आप गैस किससे ले रहे हो? एटमॉस्फेयर से ले रहे हो। तो फिर से मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये जो लगता है हमको कि हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली, मतलब हमारा हार्ट हमारे कहने पे लंग्स हमारे कहने पे फूल रहा है, पचक रहा है ना, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके लंग्स के अंदर एयर आती है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जैसे ही आप गैस को इनहेल करते हैं, वो क्यों इनहेल कर रहे हैं? क्योंकि जब आपका का पूरा लंग्स, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अरे यार ये क्या हो, नेक्स्ट पेज करो ना, नया स्क्रीन, हाँ ठीक है। देखो इधर, देखो, मान लीजिए कि ये आपका लंग्स है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने सारी गैस को बाहर निकाल दिया तो पूरा का पूरा लंग्स जो है वो खाली हो गया, खाली, जिससे कि आपके बॉडी के लंग्स में, लंग्स मतलब समझ रहे हो, पूरा लंग्स नहीं, एल्वियोलाई, ठीक है। मैंने लंग्स बनाया बट ये एल्वियोलाई है, जिससे कि आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए वॉल का वो नहीं बचा। मतलब आपकी लंग्स एक रिलैक्सेशन स्टेट में है और अभी बिल्कुल खाली है। तो आपको भी पता है कि अगर कोई एक बंद कमरा हो तो 100% श्योर है कि उसके अंदर कोई ना कोई गैस आएगी ही। अगर कहीं से छेद खुला हुआ है तो कोई ना कोई गैस आएगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से जब हमारे लंग्स में, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अंदर आती? क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर एयर ज़्यादा है और अंदर एयर कम है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करता है। उसी तरीके से जब हम लोग सांस को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे जो गैस का कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, जिससे कि बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जिससे कि जो गैस है वो यहाँ पे अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाती है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट पे आ जाती है ऑलरेडी। बट जैसे ही गैस इसके अंदर भरती है, इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है और जब इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है। क्या करती है? अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट होता है तो ये पार्शियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर गैस ज़्यादा हो गई तो वो क्या होती है? बाहर की तरफ रिलीज़ कर दी जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेशर लो और अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा। इसलिए ये रिलैक्स होने के लिए गैस को बाहर, क्योंकि भाई इधर डायफ्राम प्रेशर डाल रहा है, इधर से सारी मेम्ब्रेन प्रेशर डाल रही है, तो जाहिर, और इधर से इंटरकॉस्टल मसल भी प्रेशर डाल रही है। सब प्रेशर के कारण यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में तरफ चला जाता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में लो होता है तो मूवमेंट किधर होता है? हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो जाता है। इस तरह से गैस बाहर, और फिर गैस बाहर चली जाएगी तो फिर से ये खाली हो जाएगा, फिर ये अंदर आ जाएगी, फिर गैस बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। इस तरीके से ये होता रहता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ ये? बताओ अमीशा।